एफआईआर काफ़ी जाना माना शब्द है। जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई क्रिमिनल घटना घटित होती है तब उसके द्वारा सबसे पहले एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। एफआईआर शब्द नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 से निकलकर आता है, जिसका पूरा नाम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। हिंदी में इसे प्राथमिकी भी कहा जाता है। बीएनएसएस की धारा 173 के अंतर्गत इसे संज्ञेय मामलों की इत्तिला कहा गया है। बीएनएसएस के अंतर्गत अपराधों को दो प्रकार में बांटा गया है, संज्ञेय और असंज्ञेय। इसके आधार पर ही संज्ञेय अपराधों की रिपोर्ट के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 को रखा गया है। धारा 173 के शाब्दिक अर्थों में एफआईआर को कुछ यूं कहा गया है: संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रथम इत्तिला यदि पुलिस थाने के भारा साधक अधिकारी को मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा या इसके निर्देशन में लेखबद्ध कर ली जाएगी और इत्तिला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी। प्रत्येक ऐसी इत्तिला पर चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या मौखिक रूप में लेखबद्ध कर उस व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो उसे दे रहा है। उसका सार ऐसी पुस्तक में जो उस भार साधक अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे, विशिष्ट किया जाएगा। धारा के इन शब्दों से मालूम होता है कि इन शब्दों में प्रथम इत्तिला को किस प्रकार से अभिलिखित किया जाएगा तथा उसके लिए प्रक्रिया क्या होगी, लेकिन धारा इस पर विशेष चर्चा नहीं करती है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर का मूल अर्थ क्या है। धारा 173 के अधीन अभिलिखित की गई सूचना को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट कहा जाता है, जो अपराध के बारे में प्रथम इत्तिला होती है, इसलिए इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है। यह धारा किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने की प्रथम सूचना अधिकारी को दिए जाने से संबंधित है, ताकि पुलिस इसके आधार पर अन्वेषण की कार्यवाही कर सके। धारा 173 के अनुसार इत्तिला उस पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाएगी जिसे मामले में अन्वेषण करने की शक्ति है। प्रथम सूचना रिपोर्ट वही पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी अभिलिखित करता है जिसे मामले में अन्वेषण करने की शक्ति हो। प्रथम सूचना रिपोर्ट को अन्वेषण का प्रारंभिक चरण मान लिया जाए। कोई भी पुलिस अधिकारी जो किसी मामले में अन्वेषण करने की शक्ति रखता है वह अपना अन्वेषण प्रारंभ करने के पूर्व एफआईआर दर्ज करता है। यदि इत्तिला लिखित रूप में दी गई हो तो उसे उपयुक्त रीति से लेखबद्ध किया जाएगा तथा उस पर इत्तिला देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर करा लिए जाएंगे। जहां मौखिक इत्तिला दी गई और लेखबद्ध की गई हो उसे इत्तिला देने वाले को पढ़कर सुनाया जाएगा। पुलिस अधिकारी द्वारा इत्तिला का सार ऐसी पुस्तक में प्रविष्ट किया जाएगा जो उस हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित की गई हो। इत्तिला देने वाले व्यक्ति को इत्तिला की एक प्रतिलिपि मुफ्त दी जाएगी। हरियाणा राज्य बनाम चौधरी भजन लाल के वाद में कहा गया है, जब किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को कोई संज्ञेय अपराध घटित होने की प्रथम सूचना दी जाती है तो पुलिस अधिकारी को ऐसी सूचना को अभिलिखित करना ही होगा। अरविंद कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में एक बहुत सारवान बात कही गई है। इस मुकदमे में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के साक्ष्य के मूल्य पर प्रकाश डालते हुए अभिमत प्रकट किया गया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट स्वयं मौलिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं होती है, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही पुलिस को अपराध का अन्वेषण करना होता है। इसका उपयोग केवल इत्तिला करने वाले व्यक्ति के कथनों के खंडन या अनुसमर्थन हेतु किया जा सकता है। धारा 173 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट को लेकर एक महत्वपूर्ण बात कही गई है। यदि पुलिस अधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट को अभिलिखित करने से इनकार कर देता है तो दंड विधि का क्रियान्वयन ही प्रारंभ नहीं होगा। इसलिए ऐसी दशा में धारा 173 में उपधारा 3 के भीतर यह व्यवस्था की गई है। इत्तिला देने वाला व्यक्ति इत्तिला का सार लिखित रूप में प्रत्यक्ष अथवा डाक द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को दे सकता है या भेज सकता है। पुलिस अधीक्षक यह समाधान कर लेने के पश्चात कि वास्तव में कोई संज्ञेय अपराध घटित हुआ है स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या अपने किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करने हेतु निर्देशित करेगा। बाबाजी उर्फ ब्रिजेश कुमार मोहंती बनाम उड़ीसा राज्य के वाद में हाईकोर्ट द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यदि पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी ने डॉक्टर रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद रिपोर्ट लिखी हो तो यह रिपोर्ट प्रथम सूचना रिपोर्ट के अधीन नहीं आएगी।
जिंदर अली शेख बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बलात्संग की पीड़िता द्वारा पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट हेतु निवेदन किए जाने पर पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया और पीड़िता को परामर्श दिया कि वह अभियुक्त के साथ आपसी तरीके से मामला निपटा ले। इस पर पीड़िता ने धारा 156(3) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के पास गुहार लगाई और जब मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश दिए जाने पर पीड़िता की एफआईआर रजिस्टर की गई। इस कारण पीड़िता के प्रकरण में चिकित्सकीय एविडेंस जुटाने में 6 माह का विलंब हुआ। कोर्ट ने अभिकथन किया कि पुलिस लापरवाही के कारण इस प्रकरण में मूल्यवान समय नष्ट हो गए, जिसके लिए दोषी पुलिस अधिकारी की जितनी निंदा की जाए वह कम है। सुप्रीम कोर्ट ने रमेश चंद्र नंदलाल पारीक बनाम गुजरात राज्य के वाद में विनिश्चय किया है कि यदि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर कोई आपराधिक कार्यवाही चल रही हो तथा अपराधी द्वारा उसी प्रकार का अपराध पूर्ववत किया जाता है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई गई हो, तो ऐसी स्थिति में पश्चातवर्ती रिपोर्ट इस आधार पर अभिखंडित नहीं हो जाती, क्योंकि वैसा ही अपराध पूर्व में दायर किया गया है और एफआईआर दर्ज होने के कारण दोबारा रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती। पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभिकथन किया है कि बलात्कार जैसे लैंगिक अपराध के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट फाइल करने में देरी की जाना आम बात है। यदि परिवादिनी के पास इसके लिए पर्याप्त कारण हो तो इस पर विशेष महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि ऐसे मामले में पीड़ित महिला तथा उसके परिवारजन संकोच, लज्जा या परिवार के सम्मान को ध्यान में रखते हुए यह सोचने में काफ़ी समय गंवा देते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की जाए अथवा नहीं। एफआईआर में पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी कांस्टेबल से ऊपर के रैंक के अधिकारी को पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी माना गया है। हेड कांस्टेबल भी पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी नहीं होता है। धारा 173 के अधीन संज्ञेय अपराध के संदर्भ में की जाने वाली रिपोर्ट पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से निम्न श्रेणी के पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित नहीं की जा सकती। यदि थाने का भार साधक अधिकारी पुलिस थाने से परे हो तो उस पद थाने के हेड कांस्टेबल द्वारा धारित किया जा सकता है तथा हेड कांस्टेबल द्वारा पुलिस को दी गई इत्तिला का अभिलेखन किया जाएगा, किंतु इस तरह से दी गई इत्तिला का अभिलेखन किसी भी दशा में हेड कांस्टेबल की अनुपस्थिति में कांस्टेबल द्वारा नहीं किया जाएगा। हेड कांस्टेबल भी उसी समय प्रथम सूचना रिपोर्ट को अभिलिखित कर सकता है जिस समय थाने में हेड कांस्टेबल से ऊंची रैंक का कोई अधिकारी उपस्थित नहीं हो। सामान्यतः सब इंस्पेक्टर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अभिलिखित की जाती है जिसकी वर्दी पर 2 सितारे लगे होते हैं। दिलीप प्रेम नारायण तिवारी बनाम महाराष्ट्र राज्य के वाद में अभिकथन किया गया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में कुछ अभियुक्तों के नाम का उल्लेख नहीं किया जाना विशेष महत्व नहीं रखता है, विशेषतः तब तक जब सूचना देने वाली महिला अपने युवा पुत्र और देवर को मृत लाशें देखकर गहरे सदमे में हो और उसे अन्य परिवारजनों के घायल होने के बारे में भी बताया गया है। धारा 154 में यह दर्शाया गया है कि किसी सूचना को प्रथम सूचना रिपोर्ट माने जाने के लिए आवश्यक होता है कि वह सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हो। इस दृष्टिकोण से टेलीफोन पर दी गई सूचना धारा 154 की हस्ताक्षरित होने वाली शर्त पूरा नहीं करती, परंतु इसे केवल एक औपचारिकता मात्र मानते हुए दूरभाष से पुलिस अधिकारी को दी गई सूचना इत्तिला को प्रथम सूचना रिपोर्ट माना गया है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने तपेंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य के वाद में विनिश्चय किया कि दूरभाष द्वारा दी गई इत्तिला को प्रथम सूचना रिपोर्ट माना जाए अथवा नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है, परंतु इसमें किसी संज्ञेय अपराध घटित होने के निश्चित साक्ष्य नहीं मिलते हैं तो उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार सूचना में कोई संदिग्धता हो तो उस स्थिति में उसे भी प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला वेंकटेश स्वामी बनाम लोक अभियोजक आंध्र प्रदेश के वाद में अभी निर्धारित किया है कि जहां पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को टेलीफोन पर यह सूचना दी गई हो कि एक जीप पर बम फेंका गया है जिसके कारण 2 व्यक्ति मारे गए हैं, अन्य कई घायल हुए हैं।
पुलिस अधिकारी ने रिपोर्ट दर्ज न करते हुए इसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को भेज दी। उस अधिकारी के आने के बाद सूचना देने वाले इत्तिलाकार ने एक लिखित शिकायत दर्ज कराई।